Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में फिर आपसे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि एटा जनपद की जन समस्याओं को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी बीच हमारे बीच एक अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, इरफान एडवोकेट, जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, प्रत्याशी रहे हैं। जानते हैं उनसे कि क्या देखा उन्होंने एटा में, क्या पाया एटा में, किन किन समस्याओं से जनता जूझ रही है, किसकी जरूरत है। आइए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं इरफान एडवोकेट से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि आपने 2024 में इलेक्शन लड़ चुके हैं, क्या समस्याएं आपको सामने आई आप जनता की? चुनाव की समस्या है या विकास की समस्या है या शहर की समस्या? दोनों ही समस्याओं को पूछना चाहूँगा। आप जब गलियों में गए, गांव में गए, वहाँ के रोड कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ रोड की समस्या है? देखिए, मेन समस्या जो यहाँ एका में हमने चुनाव के दौरान महसूस की, एक तो समस्या थी ट्रैफिक। कुछ हद तक ये जो बाईपास बन गया हमारा जीटी रोड पर, उसके बन जाने से समस्या कम हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। अब जब तक ये दूसरा बाईपास या आगरा रोड, शिकावाद रोड को टच करता हुआ जीटी रोड से नहीं मिलेगा, यानी ये पूरा एक सर्किल नहीं बनेगा, तब तक ये ट्रैफिक की समस्या से नहीं बनेगा। अभी भी हम निकल करके आ रहे हैं कचहरी से बाइक पे, तो पूरा कचहरी रोड, जीटी रोड और आगरा रोड पूरी तरह से जाम। भाई दूज वाले लोग जो हैं, जो कल फौज बनाने के लिए लोग गए थे भाई बहन, वो आज लौट करके आ रहे हैं। पूरा शहर ये समस्या प्रशासन की है, प्रशासन को इसका ध्यान करना चाहिए। प्रशासन नहीं कर रहा है तो उसको शहर के अंदर समस्या है, तो शहर का जो प्रशासन है, खासतौर से शहर के विभाग में, रोडवेज है, नगर पालिका है, उनको देखना चाहिए। जब आदमी नहीं देखता है, जनता को समस्या है। हमारे पास तो चलो हम छोटी गाड़ी से आए, तो उनके नाम की बस्ती बचाते आ गए, लेकिन किसी का कोई ट्रक लेके खड़ा हुआ नहीं बचाएगा। जैसे अब रोडवेज की बात कर रहे हैं, तो रोडवेज की समस्या, रोडवेज पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, तो प्रशासन को ऐसी क्या कदम उठाने चाहिए कि रोडवेज पर जाम ना लगे? जब तक रोडवेज की सभी बसें रोडवेज बस स्टॉप के अंदर खड़ी नहीं होंगी, रोड पर, आगरा रोड के किराए पर और काशी के लिए जाने वाली बसें जो जीटी रोड पर खड़ी होती है मोड़ पर, वो वहाँ से खड़े होना बंद नहीं होगी। और जो प्राइवेट बसें आकर के मोड़ पर लग जाती हैं, उन पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक इस जाम की समस्या नहीं। जैसे आप प्राइवेट बसों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट बसें तो मालूम ही नहीं पड़ती, वो कायदे से रोडवेज कलर में होती हैं, तो आदमी कैसे पहचाने कि वो प्राइवेट है या रोडवेज है? आपको नहीं मालूम पड़ती होगी क्योंकि आप पत्रकार हैं, लेकिन ये जो हमारे पुलिस के कर्मी लगे रहते हैं ना, ट्रैफिक वाले और होमगार्ड वाले, पुलिस वाले, बस स्टैंड पर तो अब तो चौकी भी खुल रही है। तो बनगांव चौक में हुआ करती थी, वो अब नहीं आ रही है बस स्टैंड। उनको सबको पता रहता है कौन सी जीप धक्के मारी जा रही है, कौन सी बस प्राइवेट है और कौन सी रोडवेज है। तो मतलब आपका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि इन लोगों की मिली भगत से ये काम चल रहा है? पत्रकार हैं, सब समझते हैं, बिना मिली भगत के चौकियाँ बिकती हैं ना पुलिस की, बिना चौकियों के इंचार्ज को कौन सी चौकी पे आप जाना चाहते हैं, इच्छा पूछी जाती है, तो जाहिर सी बात है उसका अच्छी चौकी वही मानी जाती है पुलिस की नज़र में, हमारी अच्छी। जैसे आपने कई शहरों में गए, जैसे कासगंज भी आपने लगता है 2008 में कासगंज जिला बनाया गया था, आज कासगंज की अपेक्षा एटा कितनी तरक्की कर चुका है? देखिए, कासगंज बहन मायावती जी की सरकार थी,
तब उस सरकार में 2008 में कासगंज को काशीराम नगर के नाम से जिला घोषित किया गया था, जिसका नाम भाजपा सरकार ने बदल के कासगंज फिर कर दिया। कासगंज शहर तो का नाम पुराना था, हमारी पुरानी तहसील है कासगंज, लेकिन काशीराम नगर के नाम से जिले का विकास किया गया। आज भी आपको कासगंज को देखिए, कुछ विकास हो गए, वो विकास सिर्फ कलेक्ट्रेट बन गई, जुडिशरी बन गई, उसके अलावा बाकी का जो हालात हैं कासगंज जिला है वैसे। गंगा के किनारे मैंने जब मैं कैंपेनिंग में गया और वहाँ महसूस किया, तो गंगा के किनारे इधर जहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है वहाँ से लेकर ऊपर का वाट तक पूरे बॉर्डर को एक बड़े ऊंचे दोनों साइड, बदायूं साइड है, एटा साइड, कासगंज साइड, दोनों साइड पर बहुत अच्छे ऊंचे, कम से कम 20 फीट ऊंचे, 15 फीट ऊंचे बांध की, मजबूत बांध की बनाई जानी चाहिए ताकि बाढ़ की समस्या से मिल जाए लोगों को। अभी भी पिछले 1.5-2 महीना पहले जरा सी बारिश हुई थी तो तमाम पानी आ गया, सिकंदरपुर वेस्ट तक पानी, लोग परेशान। प्रशासन को ही इंतजाम करना था ये बांध का, पब्लिक नहीं कर पाएगी, पब्लिक के बस की बात नहीं। गंगा जी को रोक पाना किसी एक आदमी की बस की बात नहीं, जब तक इसके लिए बड़ा बजट और गंगा की सफाई के नाम पे हमारी सरकार ने बजट लिया। नहीं, गंगा सफाई की बात तो मोदी जी ने भी अभियान चलाया है गंगा को साफ करने का, स्वच्छ करने, नदियों को साफ करने का, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए साहब, गंगा की सफाई करते करते कहीं गंगा जी साफ ना हो जाए, इसलिए गंगा जी तो बनी रहे। हमारी आस्था है, हमारे लोगों की आस्थाएं हैं गंगा जी से कि हम बड़ी पवित्र भूमि हैं और बड़े जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वहाँ से तपोभूमि हरिद्वार से होती हुई गंगोत्री से निकलती है गंगा और निकल के आती है, यहाँ आते आते नहीं, जैसे कि हम लोगों के एटा जनपद में पहले कासगंज जो आता था तो 3 जनपदों में गिना जाता था, क्योंकि संत तुलसीदास जी का जन्म सोरम में हुआ है, शुगर क्षेत्र में। उसके बाद भी आज कोई पर्यटक स्थल नहीं है, उस पर आपको क्या लगता है? प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन चाहे तो पर्यटक स्थल घोषित कर दे। आज देखिए हरिद्वार में गंगा घाट पे जो मंदिर बना है उसके बन जाने से उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है, वहाँ पर्यटकों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं किसी और पे बात में नहीं पढ़ना चाहता, ये ना दिखाना ही नहीं चाहता कि किस तरह से वो होगा, लेकिन पर्यटन के नाम पर और जहाँ विकास होता है वहाँ कुछ लोगों को नुकसान, चाहे वो लोकल वहाँ की जनता को नुकसान उठाने हो या वहाँ के लोकल बाशिंदों को, दुकानदारों को नुकसान उठाने हो। अगर सड़क को बाइक रोड ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलानी है तो रोड को चौड़ा तो करना होगा, और जब रोड चौड़ा होगा तो छोटे छोटे दुकानदार, हट ठेले वाले, इन लोगों को बचेंगे। लेकिन ये फौरी समस्या है, पक्की मजबूती की समस्या दूर करने के लिए उसको रोड का विकास जब चौड़ा हो जाएगा तो समस्या समाधान हो जाएगा। तो उस पर तो प्रशासन को सब, जहाँ लचीला प्रशासन होता है, किसी ने अधिकारी ने सिफारिश कर दी, हमारे भाई का लड़का है, हमारे रिश्तेदार का लड़का है, हमारे फलाने का मिलने वाला है, इसका ठेल लग गया तो बाकी तो बस वही मिला। जैसे हमारे एटा में भी कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनको भी विकास की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे विकास का रास्ता, हालांकि कुछ हद तक अभी कुछ दिनों में कैलाश मंदिर तो ठीक हो गया, साफ सफाई हो गई, तो पत्थर वत्थर लगे, सीढ़ियाँ लग गई, पत्थर लगे सीढ़ियों पर, लेकिन जो मंदिर से लगा हुआ राजा का ताल है, उस ताल की विडंबना है। वो अपनी हमने बचपन में देखा था, आज से करीब 45-50 साल पहले, तो उसमें ताल में खूब पानी बहता और उसमें सावन के महीने में नाव पड़ती और वहाँ तालाब की पूजा होती थी। आज आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। इतने बड़े बड़े जो घास के ऊंचे ऊंचे पेड़, कम से कम 8-8 फीट के 6-6 फीट के पेड़ खड़े हुए हैं उसमें घास के, और सी पटेल होती है उस टाइप के, और उधर से आने वाला एक रास्ता नाले का हुआ करता था, वहाँ भी तमाम अतिक्रमण कर दिया लोगों ने। और ये मैंने अभी देखा
पिछले करीब 8-10-15 सालों में कि इस तालाब को भी लोगों ने आस्था के खिलाफ, हमारे भाइयों की जो बहनों की जो आस्थाएं हैं, उस मंदिर में जो आस्थाएं हैं, उनकी आस्था के खिलाफ उस तालाब की जगह को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, जो लोगों ने विरोध किया। अब नहीं होना चाहिए, हमारी आस्था है मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर है और उससे जुड़ा हुआ लगा हुआ वो है। एक स्कूल बराबर में चलता था, प्राइमरी स्कूल, वो बिल्कुल आजकल बंद होने का कगार पर है। तो विकास नहीं हो रहा, विनाश तो हो रहा है। कैलाश मंदिर से लगा हुआ एक धर्मशाला भी है, पुराने राजा के समय की है, उस पर भी कोई विकास का नाम नहीं है, क्या कहें? मैंने अभी आपको ये बताया, सिर्फ और सिर्फ मंदिर के नाम पर मंदिर की साफ सफाई, पुताई और उसका तो हो गया, बाकी जो मंदिर से जुड़ी हुई चीजें हैं, स्कूल है, धर्मशाला है, ताल है और चीजें जो भी है, उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा प्रशासन का और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं मंदिर से जुड़े हुए, कैलाश मंदिर की कमेटी से जुड़े हुए, ट्रस्ट से जुड़े हुए, उन लोगों का कि वो खास तौर से मंदिर से लगी हुई सभी संपत्तियों का विकास कराएं और उसे जनहित में एक पर्यटक स्थल के रूप में से इस्तेमाल करें। जैसा कि आप कह रहे हैं उसका विकास कराएं। वहाँ आज भी तो मेरे पास एक वीडियो आया है, तालाब में इतनी गंदगी है, उस आए दिन उसमें आग लगती रहती है, हमारे फायर ब्रिगेड को आगे बुझानी पड़ती है। तो क्या कारण रहा है कि तालाब की सफाई नहीं हो पा रही? गांधी जी के समय में भी नहीं हो पाई है, उससे पहले भी नहीं हो पा रही है। देखिए साहब, ये तालाब की सफाई तो हमने पिछले करीब 40 सालों से नहीं की। जब से उसमें पूरा कचरा पड़ना शुरू हुआ, उसके बाद से तालाब की सफाई होना तो दूर बंद हो गई और वो उसके लिए पूरी तरह से नगर पालिका और यहाँ का जो जिम्मेदार प्रशासन है वो पूरी तरह से उनको चाहिए। आप तालाब में उतर के जाएंगे, आप चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जितना पानी होगा पानी तक पहुँचेंगे, अपने सीढ़ियों पर जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आज सीढ़ी आपको दिखाई नहीं देगी, घास ही घास है, पतेल है पूरी। आपने जो वीडियो देखा है, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, मैं तो भाई नहीं देखता, वही रहता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या प्रशासन को करना चाहिए एटा के विकास के लिए, एटा के सुंदरता के लिए? देखिए साहब, राय मशवरा उसको दिया जाए जो मानने को तैयार। तो प्रशासन ने ठान लिया है कि हमें कोई विकास नहीं करना है मंदिर का या उसका तालाब का, तो उनको राय देने से कोई फायदा नहीं होगा। जानते नहीं है, ये ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी क्या होगी बताइए? उसकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगी, 1.25 लाख से। उसको ऐसे ही प्रशासन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना करके भेज देता है यहाँ पर, जाइए नगर पालिका एटा का चार्ज लीजिए। उसको इतनी तमीज नहीं है कि हमें कैसे काम करना है, हमें प्रशासन में क्या काम करना है, उसको हम बताएंगे सफाई। आप हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि साहब ये यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, आप इसको आगे देखिए और कराइए, बाकी का डिसीजन उसका है, वो अधिकारी है, उसको अपनी लेबर लगानी है, कैसे लगानी है। अब नगर पालिका तो नगर पालिका है, लेकिन हमारा कोई भी वो नहीं चलता रहा कि नगर पालिका किस तरह से अपना काम कर रहा है। जिस आप नगर पालिका कैसे काम कर पाएगी, क्या कर पाएगी, ईओ का चार्ज बता के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या ईओ साहब की गलती है जो आज सफाई नहीं हो पा रही है? अब देखो साहब, मैं कोई जांच अधिकारी तो हूँ नहीं, ईओ साहब की गलती है या चेयरमैन साहब की गलती है या नगर सभासदों की गलती है या कर्मचारियों की गलती है। ईओ साहब चाहें, वो प्रशासन के आदमी हैं, सब कुछ संभव है। ईओ चाहें तो अगर चेयरमैन नहीं भी चाहते हैं तो ईओ का भौतिक दायित्व है, नैतिक दायित्व है, मोरल जिम्मेदारी है उनकी कि वह यहाँ का एटा की जनता का जनधन का पैसा तनख्वाह के रूप में ले रहे हैं, तो उनको यहाँ काम करना चाहिए। आप एक अधिवक्ता हैं, साथ ही आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं बीएसपी से, उससे पहले आप कांग्रेस में भी रहे हैं, तो क्या देखा आपने राजनीति में जो आपने एकदम पलटा मारा और कांग्रेस छोड़ के आप बीएसपी में आ गए? ये साहब ऐसा है, राजनीति मुझे तो चुनाव लड़ना था, कांग्रेस में रहा 42 साल,
और कांग्रेस के नेताओं की जो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा, अल्लाह उन्हें सद्बुद्धि दे कि अपने इस कांग्रेस का जो कल्चर चल रहा है उस कल्चर में सुधार करें। ऊपर से चल रहा है, नीचे नहीं। नीचे धमोरा पार करता अपनी कोशिश करते, मेहनत करते, लेकिन ऊपर से कभी किसी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थोप दिया जाता है, कभी किसी को प्रभारी बना करके थोप दिया जाता है। जो महाभ्रष्ट है, बेईमान है, उसको थोप दिया जाता है, जाइए आप प्रभार बनाइए। और वो पैसे लेकर के उन ऐसे निठल्लों को, जिनकी 4 दिन की पहचान नहीं, जिनके 4 वोट संग नहीं, उनको टिकट दे दिया जाता है। नहीं, 2024 में तो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी निकल के आया है। आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं 2009 के बाद से लेके 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा का। 2009 में सलीम, वो जो है क्या नाम है, सलमान कुर्सी साहब ने वो फरखाबाद से लड़े थे और एटा से लड़े थे महादीपक सिंह शाह, जो बीजेपी के विधायक रहे, सांसद रहे कई बार, और उनको कांग्रेस से टिकट दिलाया गया सिर्फ इसलिए कि वो आएंगे, 60 के वोट अगर दिलवाएंगे और हम जीत जाएंगे। लेकिन वो चुनाव कुछ नहीं करे। कांग्रेस का उन्होंने, कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे उनका मोरल डाउन करते हुए उनको प्रत्याशी बना दिया। 2014 में फिर कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, महानगर का प्रत्याशी लड़ा, इटावा का था, कोई जानता नहीं था उसको, एक दिन प्रचार करने नहीं आया। 2019 में फिर गठबंधन हो गया, सूरज सिंह शाकी जी चुनाव लड़े, एक दिन उन्होंने प्रचार नहीं किया। शाकी लोगों में घूमने फिरे और उन्होंने कहते थे कि बीजेपी को जिताओ, अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार, मंत्री रहने वाला एक व्यक्ति और अपनी जमानत ना बचा पाए, उसके लिए दुख बनने वाली बात है। 2024 में भी ये हुआ कि कांग्रेस ने फिर गठबंधन कर लिया, सपा से अलायंस हो गया और इंडिया गठबंधन नाम से हो गया। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या सिर्फ कार्यालय फर्श बिछाने के लिए और कुर्सी डालने के लिए रह गए एटा के, जो हमें किसी को, ये भी इटावा से आए और सपा के, उन्होंने दे दिया, दूसरी पार्टी के थे, हमसे कोई शिकायत नहीं। अब कहीं के व्यक्ति को टिकट दें, हमारी शिकायत तो कांग्रेस के लोगों से। जब उन्होंने एटा के लोगों का अनादर किया, एटा के लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी, एटा के लोगों को आप टिकट नहीं दे रहे, तो एटा वाले नेता क्या करें? यहाँ के नेता क्या सुसाइड करने के लिए? यहाँ के नेता क्या सिर्फ नेताओं की जो प्रभारी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, उनकी आवभगत करने के लिए, उनके गले में हाथ डालने के लिए? तो जब आप लोग कुछ नहीं करेंगे उनके लिए, तो दूसरे दल से तो अपना रास्ता देखना ही पड़ेगा। मुझे देखा कि राजू भैया का बहुत विरोध था, मैंने देखा कि सपा का प्रत्याशी जो है वो बाहर का है, विदेशियों से कोई नहीं जानता एटा में। मुझे लगा कि मेरी छवि अच्छी है, मैं बसपा से टिकट अगर मिल जाता है तो एससी समाज का वोट मुझे पूरा मिलेगा, मेरे मुस्लिम भाई मुझे समर्थन कर देंगे, तो मैं कम से कम 2 लाख वोटों से जीत दर्ज कराऊंगा, इतिहास बनाऊंगा। बीएसपी की सीट पहली बार निकल कर एटा से आएगी, ये एक इतिहास बनता है। लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं था, अल्लाह की मर्जी नहीं थी। क्या कारण रहा कि आप सीट नहीं निकाल पाए? कारण सिर्फ और सिर्फ मैं निवेदन करूंगा कि ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन लोगों ने मुझे अपने दिल में नहीं माना, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं। अगर वो साथ दे देते, आवाज लगाने लगते कि साहब ये दोनों बाहर के हैं और हम तो सिर्फ अपने जनपद के एटा के अपने भाई को पसंद करेंगे, चाहे वो बीएसपी से सही, राष्ट्रीय पार्टी के हैं, कांग्रेस में नहीं हुआ तो क्या हुआ, बीएसपी से तो आए हैं। और वो अगर आवाज लगाने लगते तो मेरे जाटव समाज के वोट, जो मायावती बहन जी के वोट है, वोट बैंक था उनका, वो वोट बैंक हमारा कहीं नहीं। और उसके मिलाने के बाद में जो भाजपा से नाराजगी, भाजपा से नहीं, राजू भैया से जो नाराजगी थी, वो वोट कम से कम 1.5-2 लाख वोट उनको वापस गए सिर्फ इसलिए कि सपा न जीत जाए। वो बसपा को, मोहम्मद इरफान एडवोकेट को, उनकी हमारे काम को देखते हुए, हमारी छवि को देखते हुए वोट देने को तैयार थे और वो पूरी तरह से तैयार थे। वो वोट नहीं मिल पाए,
मेरे बारे में लोगों ने ये प्रचार कर रखा था, कुछ नेता होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा लगेगा, अरे 10-5 हज़ार वोट मिलेंगे उनको। आज जब 72,000 वोट निकले, मैं समझता हूँ मेरे तो 1/4 की वोट निकले। मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी जीत इससे। ठीक है, मैंने हरा दिया। लोग अब तो कयास लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब वकील साहब नहीं आते तो हम जीत जाते, सपा वाले कह रहे हैं वकील साहब नहीं होते तो हम हार जाते। अरे भाई ये क्यों नहीं कह रहे कि वकील साहब को अगर हम लड़ाते तो वकील साहब जीत जाते? कोई नहीं जीत पाता। अपना अपनी सोच, अपनी पसंद। ये थे हमारे साथ इरफान एडवोकेट जी, जो विकास की बात कही, जिन्होंने राजनीति की बात कही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए एक नए चेहरे के साथ। मैं अमित गुप्ता अपने सहयोगी के साथ।